हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास 10 अगस्त के करंट अफेयर्स। बढ़िया सी क्लास, ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चंस के साथ। तो हम लोग क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे और बढ़िया से जानेंगे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले सभी लोग जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आपको हमारी क्लास में मज़ा आता है, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, ये सब कुछ आपको कमेंट करके बताना है ताकि हमें भी तो पता चले कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। यदि कोई कमी भी है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप हमें बताएंगे तभी तो हम अपनी कमी में सुधार कर पाएंगे। तो यदि कोई कमी है, यदि आपको कुछ समझ नहीं आता या कुछ भी है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, बढ़िया सी शानदार सी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, 9 अगस्त को या 10 अगस्त को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 अगस्त को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया। ठीक है, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था, पहली बार ये 1995 में मनाया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1995 में, 95 बोलते हैं ना, या ओके, 1995 में मनाया गया था। ठीक है, इसी के साथ 9 अगस्त को एक और दिवस हम लोग मनाते हैं जिसे हम कहते हैं नागासाकी दिवस। ठीक है, नागासाकी दिवस, नागासाकी। तो आप लोग जानते होंगे नागासाकी। अच्छा, आप लोगों ने इन दोनों के नाम तो सुने ही होंगे, हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, इन दोनों के नाम तो सुने ही होंगे। ये क्या है? ये क्या थे? ये जापान के दो शहर थे। ठीक है, जापान के दो शहर थे और इन पर क्या किया गया था? परमाणु बम, जो परमाणु बम था वो गिरा दिया गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था और जिसकी वजह से इसका बहुत बुरा असर हुआ था उस पर। लेकिन फिर भी सोचो जापान कितना आगे है। ठीक है, वहाँ पर इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जापान कितना आगे है, इसलिए उसे उगते सूर्य का देश भी कहते हैं। हम लोग जापान को क्या कहते हैं? उगते सूर्य का देश। ठीक है, उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास इतनी आपदा आने के बाद भी वो इतनी जल्दी उठकर खड़ा हुआ और आज हमारे भारत से आगे है वो, काफ़ी कितना आगे है। ठीक है, तो इसलिए उसे उगते सूर्य का देश भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और वहाँ के जो ये दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर परमाणु बम गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और उसके बाद जब इसलिए आज भी उस परमाणु बम का असर हिरोशिमा और नागासाकी पर है। वहाँ पर आज भी जो लोग पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। या आप सबको यदि शायद पता होगा कि आज भी वहाँ पर विकलांग लोग पैदा होते हैं। तो इसलिए 9 अगस्त को हम लोग नागासाकी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, ओके, ठीक है। राज्य सरकार की बात हुई है तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं ये, एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। ठीक है, याद रखा करो। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुंग दाओ का निधन हो गया है, वे कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं खिलाड़ी, वैज्ञानिक, अभिनेता या फिल्म निर्माता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, सुंग दाओ ये एक वैज्ञानिक थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 97 की एज में। ठीक है, कितनी एज में? 97 ईयर्स के थे ये और 97 की एज में इनका निधन हो गया। ठीक है, इनको देखो, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जो सुंग दाओ हैं इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, तो ये याद रखिएगा। नोबेल प्राइज़ मिला है इनको, कब मिला था? 1957। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ 1957 में दिया गया था और किस में मिला था? इनको फिज़िक्स में मिला था। फिज़िक्स में ये नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बी रेड्डी रिपोर्ट जारी करने की घोषणा किसने की है? इसके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, WHO ने या यूनेस्को ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक ने बी रेड्डी रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। ठीक है, बी रेड्डी इसका फुल फॉर्म है बिजनेस रेड्डी। ठीक है, बिजनेस रेड्डी। ठीक है, बिजनेस रेडी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत सिंह, राजकुमार पाल, पिया श्रीजेश या हार्दिक सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो सी और पिया श्रीजेश इज राइट आंसर। ये जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। ठीक है, जैसा कि पिया श्रीजेश इन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद देखो, हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, पेरिस ओलंपिक में जो पुरुष हॉकी टीम है उसने कौन सा मेडल जीता है? कौन सा जीता है? जीत चुकी है ना वो, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और उसके बाद ये ब्रॉन्ज मेडल के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था इन्होंने संन्यास ले लिया है और अब ये कोच बने हैं जूनियर पुरुष हॉकी टीम के। क्लियर? पिया श्रीजेश। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अच्छा ये कौन थे अपनी टीम में पिया श्रीजेश? तो ये एक क्या थे? गोलकीपर थे। ठीक है, याद रखना बिल्कुल अच्छे से। पिया श्रीजेश अपनी टीम में क्या थे? गोलकीपर थे। ठीक है, गोलकीपर। अरे पेन को पता नहीं क्या हो जाता है। गोलकीपर। ठीक है, ये गोलकीपर थे। ओके, तो अगर हम लोग बात कर लें तो इनको 2015 में, ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने मतलब संन्यास ले लिया था। ठीक है, ओके, हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं उनके कुछ प्राइजेस के बारे में। तो उनको कौन कौन से अवार्ड या मतलब प्राइजेस या अवार्ड मिले हैं? तो इनको देखो, अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड। अरे एक मिनट, ये पेन कहाँ से चल गया? एक मिनट। ओके, हाँ ठीक है, तो इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। कब मिला था इनको अर्जुन अवार्ड? क्या लिख रहा है? अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड। अरे, तो इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कब मिला था इनको अर्जुन अवार्ड? 2015 में। ठीक है, अर्जुन अवार्ड। और इसी के साथ इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री। और ये कब मिला था? तो ये मिला था 2017 में। और 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड।
ठीक है। तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब? 2021 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा कब कब इनको ये प्राइज़ मिले हैं। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 2015 में, पद्मश्री 2017 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं जयपुर, अजमेर, कोटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अजमेर में। ये राजस्थान की पहली विमानन अकादमी खोली गई है अजमेर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे घोषित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा को, सरबजोत सिंह को, स्वप्निल कुसाले या पिया श्रीजेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पिया श्रीजेश को। ठीक है, पिया श्रीजेश के बारे में अभी हम पढ़कर आए हैं जस्ट, तो इसके बाद अब हम लोग इनके बारे में नहीं जानेंगे, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिया श्रीजेश को अच्छा हम लोगों ने अभी एक दिन पहले और भी पढ़ा था, किसी और को भी ध्वजवाहक घोषित किया गया। किसको? तो वो है मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर, याद होगा। मनु भाकर और पिया श्रीजेश, अब ये दोनों ही क्या होंगे? भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगे ये दोनों। अच्छा, जब हम लोगों ने, चलिए पेरिस ओलंपिक की बात होती है तो पेरिस ओलंपिक हम लोग हर बार पढ़ते हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 28 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। ठीक है, इसका इस बार 33वां संस्करण आयोजित किया गया, 33वां संस्करण। उसके बाद यदि बात करें, इसमें हमारे भारत से 117 एथलीटों ने भाग लिया था, 117 एथलीट्स। ठीक है, हमारी जो इंडिया टीम है उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? तो वो है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप, ठीक है, अडानी ग्रुप ये स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, जो ओलंपिक समिति है उसकी सदस्य कौन बनी थी? तो वो बनी थी नीता अंबानी, नीता अंबानी। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो अच्छा, तो जैसा कि जब शुरुआत हुई थी खेलों की, मतलब जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें ध्वजवाहक कौन थे? तो उसमें ध्वजवाहक कौन थी भाई? जल्दी से बता दीजिए, याद हो गए होंगे अब तो, कई बार रिवाइज कर चुके हैं हम। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु और एक और कौन थे? शरद कमल। ठीक है, पीवी सिंधु और शरद कमल। और समापन समारोह में कौन है? मनु भाकर और पिया श्रीजेश। क्लियर। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था मनु भाकर, ये इन्होंने 2 अवार्ड जीते हैं। अच्छा, हमारे भारत के पास टोटल अभी तक कितने अवार्ड्स आ चुके हैं, कितने वो आ चुके हैं? तो टोटल 5। ठीक है, 5 आ चुके हैं हमारे पास मेडल, और 5 में से 4 ब्रॉन्ज हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं और एक क्या है? सिल्वर है। ठीक है, किस किस ने जीता है? तो मनु भाकर, जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने, और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। पिया श्रीजेश और मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ओके, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, मिक्स्ड एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, ये लोग किससे संबंधित है? शूटिंग से, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, ये किससे संबंधित है? शूटिंग से। और पिया श्रीजेश किससे संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, याद रखिएगा। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद तो मनु भाकर 2 मेडल जीतने वाली महिला बन गई। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो फिर नेक्स्ट ब्रॉन्ज जो था वो स्वप्निल कुसाले ने जीता था। ठीक है, किस में जीता? तो उन्होंने 50 मीटर राइफल इवेंट में उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल ही। ठीक है, 3 ये हमारे ब्रॉन्ज आए थे। उसके बाद हमारी इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको ओरली बता देती हूँ। ठीक है, तो लिख दें क्या? चलो अच्छा, देख लेते हैं। ठीक है, मनु भाकर हिंदी में लिख दें। चलो, मनु भाकर। ठीक है, हम लोग यहीं पर बस
लिख लेते हैं ऐसा कुछ कि ये किस खेल से संबंधित है और कौन सा प्राइज जीता, ठीक है, मतलब कौन सा मेडल जीता। ओके, तो मनु भाकर, इन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उन्होंने 2 जीते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने, ठीक है, इन्होंने फिर 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल इवेंट में, सरबजोत सिंह मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में इन्होंने जीता था, ठीक है, शूटिंग से ही संबंधित है। और कौन सा जीता है इन्होंने, ब्रॉन्ज जीता है। क्लियर। उसके बाद स्वप्निल कुसाले और ये भी शूटिंग से ही संबंधित है, ठीक है, इन्होंने 50 मीटर राइफल में इन्होंने राइफल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद हमारी इंडियन हॉकी टीम, ठीक है, इंडियन हॉकी टीम, हम थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स लिख देते हैं, इंडियन हॉकी टीम, और ये तो पता ही है भाई, हॉकी से ही संबंधित है, ठीक है। और इन्होंने कौन सा जीता है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद है नीरज चोपड़ा और ये किससे संबंधित है, जैवलिन थ्रो से, ठीक है, जैवलिन थ्रो से। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो एकमात्र खिलाड़ी, याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। ओके, और उसके बाद 2 लगातार ओलंपिक में मेडल जीतने वाले ये खिलाड़ी बन चुके हैं नीरज चोपड़ा। क्लियर। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, आप सभी को याद होगा, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने एकमात्र गोल्ड जीता था और पेरिस ओलंपिक में एकमात्र सिल्वर जीतने वाले ये खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद मनु भाकर की बात करें तो मनु भाकर ये 2 मेडल जीतने वाली महिला बन चुकी हैं, ठीक है, एक ही स्पर्धा में। क्लियर। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसके ऑप्शंस हैं 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 7 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 लाख रुपए कर दी है आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट, ठीक है। क्लियर। आरबीआई तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ओके, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। और ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ओके, आरबीआई की स्थापना किस आयोग से हुई थी? यंग हिल्टन आयोग के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य की मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ ने भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य उसकी मंजूरी दे दी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने। और इस अभयारण्य का नाम क्या है? ये बाघ अभयारण्य, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्लियर। तो ये नाम याद रखना, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्लियर। अगर पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है?
इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, असम, गुजरात या आंध्र प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने जो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? इसके ऑप्शंस हैं तिमोर लेस्टे, न्यूजीलैंड, फिजी या अमेरिका। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड इज राइट आंसर। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, ये 3 देशों की यात्रा पर गई हैं अभी, तिमोर लेस्टे, न्यूजीलैंड और फिजी। ठीक है, तिमोर लेस्टे, न्यूजीलैंड और फिजी, इन 3 देशों की यात्रा पर ये गई हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फिजी और तिमोर लेस्टे इन 2 देशों की यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई थी, है ना, पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई थी इन 2 देशों की यात्रा, फिजी और तिमोर लेस्टे की यात्रा करने वाली। ठीक है, पहली भारतीय क्या, प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। क्लियर। और इनको अभी किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था? किस देश का दिया गया था, जल्दी से बता दीजिए। सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो इनको अभी हाल ही में किस देश का दिया गया था? फिजी का, है ना, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था, द्रौपदी मुर्मू को। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नेताओं के अंगदान, नेताओं नहीं, ओ सॉरी, अरे गलती से, सॉरी मैंने भी बोल दिया, नेताओं नहीं, ये शवों हैं। ठीक है, शवों के अंगदान, मतलब जो शवदाता होते हैं ना, शवदाताओं के लिखना है यहाँ पे। ठीक है, शवों नहीं लिखना है, शवदाताओं के। 1 मिनट हम सही कर देते हैं, शवदाताओं। ठीक है, यहाँ पे नए नेताओं के अंगदान नहीं करने हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, नेता भी घबरा जाएंगे अगर वो देख लेंगे तो। ओके, तो शवदाताओं के अंगदान में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ये शीर्ष पर है। क्लियर। शवदाता क्या होते हैं? जैसे बहुत सारे लोग मतलब मरने से पहले अपनी इच्छा जाहिर करके जाते हैं कि उनके मरने के बाद उनका शरीर दान, मतलब शरीर का कोई भी अंग या फिर कुछ अंग बता देते हैं वो कि ये दान दे दिया जाए, तो फिर वो उनका दान दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये वही है। क्लियर। ओके, अच्छा 1 मिनट, हम ज़रा 4th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 4th क्वेश्चन कहाँ पर है? ये वाला। ओके, वर्ल्ड बैंक, हमने आपको ये बताया नहीं था, कुछ चीज़ें भूल गए थे इसमें। अरे बी रेड्डी रिपोर्ट जारी करने की घोषणा किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने की है। ठीक है, बिजनेस रेड्डी इसका नाम है पूरा। और ये रिपोर्ट कब जारी करेगा वर्ल्ड बैंक? तो ये 3 अक्टूबर को। ठीक है, कब करेगा? 3 अक्टूबर 2024 में इसको जारी करेगा वर्ल्ड बैंक। क्लियर। ओके, वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में। ये हम आपको बिल्कुल बताना भूल गए जल्दी में। ठीक है, चलिए कोई नहीं। क्लियर। सो गाइज, यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग अपनी क्लास यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। और क्लास छोड़ने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।